नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू रोहित स्टडी हब। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रोहित स्टडी हब में। तो आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं एमपी ऑनलाइन क्या होता है। आईटी सब्जेक्ट हम लोग पढ़ रहे हैं, डीसीए पीजीडीसीए बीसीए के अंतर्गत ये यूनिट थर्ड के अंतर्गत आता है, थर्ड यूनिट के अंतर्गत, और कभी फर्स्ट यूनिट में भी दे देता है। तो यूनिट से आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर आपको बिल्कुल ध्यान देना है डीसीए पीजीडीसीए और यहाँ पर आपका बीसीए जो विषय है, यानी कि जो बीसीए की जो क्लासेस है, बैचलर ऑफ कंप्यूटर, इन सभी में ये सब्जेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट से ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि एमपी ऑनलाइन क्या होता है। तो ध्यान दीजिएगा, एमपी ऑनलाइन यानी कि मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा राज्य के तमाम प्रकार के सभी नागरिकों को प्रदान किए जाने वाली इस तमाम प्रकार की जो ऑनलाइन सेवाएं हैं, उनको मतलब क्या किया गया है, नागरिकों को तक के, यानी कि नागरिक जो है, जितने भी मतलब जो जिस राज्य के जो नागरिक है, उन सभी नागरिकों के लिए यहाँ पर ये सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती है। तो अभी हम किस देश की अभी बात कर रहे हैं, हम लोग अपने राज्य की एमपी की बात कर रहे हैं। तो मध्य प्रदेश की तमाम प्रकार की जो सेवाएं हैं, जितने भी ऑनलाइन सेवाएं हैं, जो ऑनलाइन कार्य हैं, उनको प्रभावी रूप से सभी नागरिकों तक के पहुंचा दिया जाए, सभी नागरिकों यानी कि हम तक के सभी लोगों तक के पहुंचा दिया जाए। इसलिए मतलब क्या किया गया है, एमपी ऑनलाइन पोर्टल की शुरुआत की गई है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि एमपी ऑनलाइन पोर्टल कैसे कार्य करता है। अभी मैं आपको एमपी ऑनलाइन के माध्यम से यहाँ पर दिखाऊंगा भी, चलिए इंटरनेट पर चल करके। तो ध्यान दीजिए देना है कि एमपी अगर हम लोग बात करते हैं, शहरी क्षेत्र हो गए या फिर तमाम प्रकार के जो भी कार्य हैं जो कि नागरिकों को अगर ऑनलाइन सेवा मुहैया करवाना है, अनुबंध करवाने हैं, तो ये तमाम प्रकार के कार्यों के लिए जो है मध्य प्रदेश शासन के द्वारा एक ऑनलाइन एमपी ऑनलाइन के नाम से क्या तैयार किया गया, पोर्टल तैयार किया गया है। और इसमें मतलब हम लोग निःशुल्क रूप से सरकार की तमाम प्रकार की सेवाएं हैं वो देख सकते हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि प्रत्येक अगर एक ऑनलाइन अगर जो फॉर्म भर रहे हैं या फिर ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए जिस प्रकार से जैसे हमारे मोबाइल में हम लोग वॉलेट का निर्माण करते हैं, ठीक उसी प्रकार से एमपी ऑनलाइन की आपको एक आईडी जनरेट होती है। और उस आईडी के माध्यम से, कियोस्क लॉगिन के माध्यम से आप उस आईडी में मतलब जो अपना जो रिचार्ज है, रिचार्ज करके रख सकते हैं, यानी कि अपना अमाउंट रख सकते हैं। जब किसी भी कोई भी फॉर्म को अगर आप भरते हैं, कोई भी फॉर्म को जब आप फिल करते हैं, उससे रिलेटेड जो अगर आपको फीस पेड करना होता है, तो वो एमपी ऑनलाइन की उसी आईडी से जाकर के क्या होता है, कटता है। तो यहाँ पर आपको बिल्कुल ध्यान देना है, आपको याद रखना है एमपी ऑनलाइन क्या है, एमपी ऑनलाइन किस प्रकार से कार्य करता है। तो आइए फ्रेंड्स, हम लोग चलते हैं। सबसे पहले बात करने वाले हैं यहाँ पर एमपी ऑनलाइन लिमिटेड में नागरिकों की सेवाओं के अनुबंध जो कार्य किए गए हैं, उनके ऊपर हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। सबसे पहले चलते हैं हम लोग गूगल पर। जैसे ही हम यहाँ पर गूगल पर आएंगे तो आप देखेंगे कि गूगल का सबसे पहला पेज हमारे सामने ओपन हो रहा है। उसके पश्चात मैं इस गूगल के पेज को यहाँ पर ओपन कर देता हूँ और उसके बाद यहाँ पर चलिए हम लोग चलते हैं एमपी ऑनलाइन पर। देखिए मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ एमपी ऑनलाइन। जैसे ही मैं एमपी ऑनलाइन सर्च करूंगा तो हमारे सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस शो होने लगेगा। अब इस इंटरफेस में आप देखेंगे सबसे ऊपर आपको दिखा रहा है एमपी ऑनलाइन मध्य लिमिटेड, ठीक है। यहाँ पर आपको दिखा रहा है, देखिए एमपी ऑनलाइन लिमिटेड। आपको इस पर क्लिक करना है, सिंपल सा। जैसे ही आप एमपी ऑनलाइन पर आप क्लिक करेंगे तो आप यहाँ देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा एमपी ऑनलाइन जो लिमिटेड अभी जो चल रहा है, मध्य प्रदेश सरकार का जो पोर्टल है, ये यहाँ पर एमपी ऑनलाइन जो है वो ओपन हो चुका है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि कुछ नवीनतम जो सूचनाएं है वो यहाँ पर आपको दिखाई देंगी। तो यहाँ मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा देखिए बाजू में यहाँ पर देखिए लॉगिन का सिंबल है। अगर आप इस लॉगिन पर अगर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप अपना कियोस्क देखिए, कर्मचारी कियोस्क पर क्लिक करके यहाँ से आप यूजर नेम और अपनी आईडी डाल करके, जिनके पास अगर एमपी ऑनलाइन की अगर आईडी है तो वो यहाँ से क्या कर सकते हैं, लॉगिन कर सकते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। और उसके पश्चात ये होता है एमपी ऑनलाइन का मुख्य पृष्ठ। यहाँ पर ऊपर देखेंगे ये हमारा एमपी ऑनलाइन का मुख्य पृष्ठ हो जाएगा। उसके पश्चात आप यहाँ पर देखेंगे सबसे ऊपर यहाँ दिया हुआ, देखिए हमारे बारे में करके यहाँ लिखा हुआ है। तो देख सकते हैं किसके बारे में, एमपी ऑनलाइन के बारे में देखना है आपको। उसके पश्चात आपको प्रशंसा पत्र देखना है, पुरस्कार, वार्षिक रिपोर्ट, कार्यशाला, पिक्चर गैलरी। उसके पश्चात एमपी ऑनलाइन समाचार, कैरियर। फिर यहाँ दिया हुआ है नागरिक सेवाएं। तो नागरिक सेवाएं में अपना सीएसटी मतलब कि देखिए सीएससी और आरक्षण, आवेदन, ई विज्ञापन, ऑनलाइन भर्ती, काउंसलिंग, धर्मार्थ सेवाएं, प्रमाण पत्र, बिल भुगतान, ऐसे तमाम प्रकार की यहाँ पर क्या दी हुई है, आपके लिए नागरिकों की सुविधा यहाँ पर मुहिम करवाई गई है, दी गई है। अधिकृत कियोस्क सूची के अंतर्गत मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, अन्य राज्य। तो ये जो एमपी ऑनलाइन है, एमपी ऑनलाइन जो है यहाँ पर आपको दिखाया जा रहा है। तो ये देखिए एमपी ऑनलाइन जो है यहाँ पर आपको पूरा एक एक सिस्टम्स यहाँ पर दिखाएगा। शिकायतों पर क्लिक करके आप शिकायत यहाँ से दर्ज कर सकते हैं, जो मैं आपको आज बता रहा था। उसके पश्चात यहाँ क्या करना है आपको, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है पूरे जितने भी विश्वविद्यालय के बारे में आपको कोई जानकारी चाहिए, तमाम प्रकार के विश्वविद्यालय के नाम लिखे हुए हैं। जैसे माखनलाल चतुर्वेदी जिसमें आप पढ़ रहे हैं, तो आप उस पर जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता यूनिवर्सिटी का ये पेज ओपन हो चुका है। अब माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता यूनिवर्सिटी की अपनी एक आईडी है, जो कि हम लॉगिन करके अपना फॉर्म भरते हैं। तो हम लोग यहाँ से उस आईडी को क्या कर सकते हैं, लॉगिन कर सकते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं इस साइड बना हुआ है, देखिए स्टडी कोड लिखेंगे और उसके पश्चात अपनी आईडी पासवर्ड हम डाल करके लॉगिन कर सकते हैं। उसके पश्चात आप देखेंगे ये है एमपी ऑनलाइन का, ये मतलब माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता का होम पेज। देखिए अभी आपके नए फॉर्म जो स्टार्ट हो चुके हैं, तो हम लोग जाकर के यहाँ से नए वाले फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, कहाँ से, अप्लाई, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है न्यू रजिस्ट्रेशन।
ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हम लोग क्लिक करके यहाँ से पूरे के पूरे आपके फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो गया आपका, हम कहाँ पर थे अभी, एमपी ऑनलाइन पर थे और हम लोग वहाँ से कहाँ चले गए, सीधे अभी हम जा चुके थे, जो भी हमने क्लिक किया जैसा भी हमने देखा, मतलब मध्य प्रदेश के अंतर्गत भोपाल यूनिवर्सिटी के अंतर्गत हम चले गए थे। अभी यहाँ पर आप देखेंगे तो ये आपका पूरा का पूरा एमपी ऑनलाइन का पोर्टल है। यहाँ पर आप नीचे क्यों रहेंगे, मुख्य सेवाएं, टाइगर रिजॉर्ट, उसके पश्चात टूरिज्म, प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड। आपको अगर किसी प्रकार की भर्ती देखना तो पीईबी पर आ जाएंगे, जो कि मध्य प्रदेश की साइट से ये आ गए। देखिए हम लोग पीईबी की साइट पर आ चुके हैं। पीईबी की साइट पर आने के पश्चात यहाँ पर उम्मीदवार प्रोफाइल, विकलांग प्रमाण पत्र, उपलब्ध सेवाएं, यहाँ तमाम प्रकार की आपको सेवाएं यहाँ पर सभी चीज दिखाई देगी। तो ये पूरा का पूरा आपका क्या हो जाता है, ये हो जाता है आपका मध्य प्रदेश सरकार का एमपी ऑनलाइन का पोर्टल है, जिसके माध्यम से हम तमाम प्रकार की जानकारी को यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। इस साइट की ओर अगर आप आएंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं कि सभी प्रकार के कॉलेजेस के बारे में आपको दिखाई दे रहा है। आप इस नागरिक सेवाएं पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर जाकर के आवेदन पर क्लिक करेंगे या ऑनलाइन भर्ती पर अगर आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस होगा। अब जिस चीज से रिलेटेड आपको अगर भर्ती चाहिए तो उस भर्ती पर यहाँ पर क्लिक करेंगे और उसी से आप लोग क्या कर सकते हैं, वहीं पर आप जा सकते हैं। जैसे मैप आईडी गवर्नमेंट, उसके पश्चात देखिए आईटीआई, उसके पश्चात जो भी यहाँ पर भर्ती है सारी भर्ती आप यहाँ से देख सकते हैं। आवेदन पर क्लिक करके यहाँ पर देख सकते हैं कि कौन से प्रकार के आवेदन आप एमपी ऑनलाइन के माध्यम से भर सकते हैं। देखिए यहाँ पर सभी प्रकार के आवेदन जो है सरकारी जितने भी डिपार्टमेंट है आपके, उनके सभी के बारे में यहाँ पर दिखा रहा है। एमपी पीईबी, अगर देखिए एमपीएमबी के बारे में अगर आपको देखना है तो आप यहाँ पर नीचे क्लिक करके एमपीएमबी के बारे में देख सकते हैं पूरी जानकारी। तो ऐसा तमाम प्रकार के कार्य हम एमपी ऑनलाइन के माध्यम से कर सकते हैं, एमपी ऑनलाइन कियोस्क के माध्यम से कर सकते हैं। तो ये सभी को ये टॉपिक बिल्कुल बनना चाहिए। यहाँ पर बहुत ही स्पेशल ये टॉपिक्स था, इसीलिए मैंने आपको ये टॉपिक यहाँ पर डाउनलोड करके, या फिर इसको कहना चाहिए कि मैंने आपको इंटरनेट के माध्यम से पूरा का पूरा टॉपिक समझा दिया हूँ, ताकि ये पूरा का पूरा आपको क्या हो सके, बन सके। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग अब आगे चलते हैं। आगे मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ सबसे पहला अगला जो विषय हमारा अब स्टार्ट होने वाला, यहाँ एमपी ऑनलाइन के पश्चात देखिए यूआईडीआई एंड आधार कार्ड क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। तो आधार कार्ड जो है कुल मिलाकर के एक भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि ये जो आधार कार्ड की अगर हम लोग बात करते हैं तो आधार कार्ड जो है यूआईडीआई का जो कुल मिलाकर के पूरा नाम जो होता है, देखिए मतलब ये आपका यूनिक आइडेंटिफाई अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यूनिक आइडेंटिफाई अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यहाँ ध्यान दीजिएगा। और सन 2009 में क्या किया गया, भारत सरकार के द्वारा गठित किया गया एक प्राधिकरण है, और इसका गठन जो किया गया था, भारत के जो प्रत्येक नागरिक को एक बहुउद्देश्य राष्ट्रीय पहचान पत्र प्रदान हो जाए, यानी भारत के जितने भी नागरिक हैं उन सभी लोगों के पास एक पहचान पत्र प्रदान हो, उन सभी को एक पहचान पत्र दिया जाए। इसी कारण से क्या किया गया था, इस यूआईडीआई का गठन किया गया, मतलब भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण का क्या किया गया, गठन किया गया था। और ये जो था एक सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं के अंतर्गत किया गया, इसको आपको याद रखना है। अब सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं का मतलब क्या होगा फ्रेंड, तो सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं का मतलब ये होगा कि अगर हमको यहाँ पर क्या करना है, सरकार के जितने भी प्रकार के जो कार्य हैं, तो सरकार ये चाहती है कि जितने भी उनके अपने देश के जो नागरिक हैं, तमाम प्रकार के नागरिकों को एक आइडेंटिफाई नंबर यहाँ से क्या कर दिया जाए, जनरेट कर दिया जाए। तो वही आइडेंटिफाई नंबर जो होता है, यूनिक नंबर जो होता है, वही यूआईडीआई एंड आधार के नाम से जाना गया। और ध्यान दीजिएगा, ये मल्टीपर्पज नेशनल आइडेंटिफाई कार्ड के नाम से आधार इसका नाम रखा गया, बहुउद्देशीय राष्ट्रीय पहचान पत्र होगा ऐसा। और इसकी स्थापना जो थी, देखिए इसकी स्थापना जो है, या इस प्राधिकरण की स्थापना जो है 28 जनवरी 2009 को एक अधिसूचना के द्वारा इसकी स्थापना की गई। और ध्यान देना कि इसमें कितने सदस्य थे, टोटल 115 अधिकारी और स्टाफ की सबसे पहले क्या होती है, एक मीटिंग हुई। और जब इसकी मीटिंग हो गई तो उसमें 3 पद ऐसे बनाए गए, यानी महानिदेशक का पद, उप महानिदेशक का पद और सहायक महानिदेशक का, ऐसे 3 पद वहां पर बनाए गए थे। आपको याद रखना है, मुख्यालय हेतु एक विशिष्ट पहचान आयुक्त, ठीक है, एक मुख्यालय के लिए विशिष्ट पहचान आयुक्त के 35 पद बनाए गए, प्रत्येक राज्यों हेतु वहां पर स्वीकृत किए गए वो पूरे के पूरे पद। इसके बाद में ये निर्णय लिया गया कि बेंगलोर हो गया, चंडीगढ़ हो गया, दिल्ली, हैदराबाद, गुवाहाटी, लखनऊ, मुंबई और रांची, इतने ऐसे बड़े बड़े जगह में क्या किया जाए, क्षेत्रीय कार्यालय खोले जाए। यानी आधार कार्ड स्थापना या फिर आधार कार्ड से रिलेटेड कार्यों को करने के लिए क्षेत्रीय कार्यालय खोले जाए, और एक केंद्र इसका कहां पर स्थापित किया जाए, केंद्र जो रहेगा वो बेंगलुरु में रहेगा। कहां पर रहेगा, केंद्र बेंगलुरु में स्थापित किया जाए। इस प्रकार की क्या हुई, बातचीत हुई और इस प्रकार की योजना बनाई गई। उसके पश्चात संगठन की बात करते हैं तो इस प्राधिकरण की अगर बात करेंगे तो ये एक मतलब कि इन्फोसिस के तहत एक इसके संस्थापक का जो थे वो नंदन नीलेकणी जो नामक व्यक्ति हैं, नंदन नीलेकणी। तो नंदन नीलेकणी को क्या होता है, कैबिनेट मंत्री के दर्जे के साथ ही भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण का क्या बनाया गया था, अध्यक्ष बनाया गया था, ध्यान दीजिएगा। लेकिन क्या हुआ, उस समय मार्च 2014 में भारत में आम चुनाव में भाग लेने के लिए नंदन ने अपने पद से क्या दे देते हैं, वो इस्तीफा दे देते हैं। और जब इस्तीफा दे देते हैं अपने पद से, तो भारतीय प्रशासनिक सेवाओं के जो अधिकारी रहते हैं, ठीक है, भारतीय प्रशासनिक सेवाओं के अधिकारी रहते हैं, श्री
विजय एस मदान, आपको नाम याद रखना है दोस्तों, श्री विजय एस मदान ने क्या किया, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के महानिदेशक के मिशन निर्देशक का उन्होंने क्या किया के रूप में जो था वो एक पद ग्रहण या फिर पदभार को संभाला, ये आपको याद रखना है। तब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के टिकट पर जो बेंगलोर से चुनाव लड़ रहे थे जो नंदन नीलेकणी, वो क्या करते हैं, वहां पर चुनाव हार जाते हैं। किससे चुनाव हारते हैं, भाजपा के अनंत कुमार से वो चुनाव हार जाते हैं। इसको आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। उसके पश्चात हम आगे बात करते हैं। तो आधार कार्ड की अगर बात करते हैं तो एक विशिष्ट प्रकार की 12 अंकों की संख्या होती है। 12 अंकों की संख्या होती है तो इसमें पूरा का पूरा मतलब एक नंबर होता है, एक बार नंबर कुल मिलाकर के बार नामांकन करवा सकते हैं यहाँ पर। ये नामांकन निःशुल्क होता है। अब बात करते हैं आधार कार्ड के लाभ क्या क्या है। तो ध्यान दीजिएगा, आधार कार्ड की यहाँ पर अगर हम लोग लाभ की बात करते हैं तो आधार कार्ड प्रत्येक व्यक्ति की जीवन भर की पहचान है। आधार कार्ड क्या है, प्रत्येक व्यक्ति की जीवन भर की पहचान है। आपको याद रखना है, आधार संख्या से आपको बैंकिंग हो गया, मोबाइल हो गया, फोन कनेक्शन और सरकारी और गैर सरकारी जितने भी आवेदन जो हैं, जो भी सुविधाएं हैं, ये सब सुविधाएं प्रदान होती हैं। ध्यान देना, किफायती तरीके से जो सरलता से ऑनलाइन विधि से सत्यापन योग्य जो तमाम प्रकार की चीजें हैं वो ऐसे ही की जाती है। सरकारी एवं निजी जो डेटाबेस से जो अगर डुप्लीकेट डेटाबेस अगर कोई अगर आपका बना लिया है तो उस डुप्लीकेट डेटाबेस की अगर आप पहचान कैसे करेंगे, पूरी की पूरी पहचान समाप्त करने के में क्या होता है, उनका अनूठा जो रहता है एक प्रकार का विशेष प्रयास रहता है, बिल्कुल आपको याद रखना है। तो ये जो आधार कार्ड जो होते हैं ये क्या करते हैं, आपको विशिष्ट प्रकार की चीजों से बचाते हैं, यानी कि हमारे लिए एक विशिष्ट प्राधिकरण अधिनियम के अंतर्गत हमारे लिए यूनिक आइडेंटिफाई नंबर जारी कर दिया गया है। अब देखिए यहाँ पर मैंने आपको बताया हूँ, देखिए यहाँ पर इसके बारे में मैंने कुछ तथ्य आपको समझाया हूँ। आधार है क्या, आधार देखिए नंबर 1 दिया हुआ है तो ये आधार कार्ड का नंबर है। आधार क्या नहीं है भैया, तो बच्चों सहित डाक यंत्र क्रय, मतलब कि अगर एक तो जैसे कि अगर आपके पास क्या दिए हुए हैं वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। अगर आपके पास क्या है कि जैसे एक अगर आपके पास अगर किसी ने लिख करके दे दिया तो आप इतने मतलब आपके घर में सदस्य हैं तो वो मान्य नहीं होगा। लेकिन अगर आपके पास अगर आधार कार्ड का यूनिक नंबर है तो आप उसकी पहचान कर सकते हैं। उसके पश्चात भारत के प्रत्येक निवासी की पहचान है ये, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। उसके पश्चात डेमोग्राफिक या बायोग्राफी के आधार पर प्रत्येक व्यक्ति की विशिष्ट पहचान सिद्ध करता है। ऐसे तमाम प्रकार के कार्य आधार कार्ड की सहायता से किए जाते हैं। तो UIDAI की साइट पर जाकर के हम आधार कार्ड अप्लाई कर सकते हैं या फिर आधार कार्ड के लिए वहां पर जानकारी प्रदान कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। जो मान लीजिए ये है अगर आपका देखिए गूगल, और यहाँ पर मैं अगर सर्च कर रहा हूँ UIDAI आधार, ठीक है, देखो मैंने यहाँ पर किया सर्च। अब आप यहाँ पर क्लिक कर लेंगे UIDAI, यहाँ पर आप क्लिक करते हैं, जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस शो होने लगेगा। देखिए यहाँ पर अभी पेज ओपन होने वाला है, ठीक है, थोड़ा नेट सर्वर का प्रॉब्लम चल रहा है दोस्तों। तो यहाँ पर जैसे ये पेज अगर ओपन होगा तो चलिए मैं इसके बारे में आपको बता दूंगा। तो UIDAI पर आप गेट आधार कार्ड पर जैसे क्लिक करेंगे आधार कार्ड वाली साइट पर आप आ सकते हैं। देखिए कुछ इस प्रकार का आपको यह इंटरफेस शो होने लगेगा, ठीक है। तो यहाँ सबसे पहले आप देखिए इस साइड बाजू में खुल रहा है, देखिए आधार, UIDAI आधार की अगर बात करते हैं तो यूनिक आइडेंटिफाई अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसका पूरा नाम अभी मैंने आपको बताया, यूनिक आइडेंटिफाई अथॉरिटी ऑफ इंडिया। देख लिया हम इसकी इसकी वेबसाइट पर हम लोग आ चुके हैं और यहाँ पर आप देखेंगे बहुत सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पे बताया गया है। इसको हम लोग पूरा का पूरा हिंदी कर लेते हैं, देखेंगे यहाँ से जैसे आप हिंदी करेंगे तो ये डेटा पूरा हिंदी में चेंज हो जाएगा, ठीक है। आधार कार्ड KYC नियम पते के लिए आप यहाँ संपर्क करें। फिर आप देख सकते हैं यहाँ पर ऊपर जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सबका साथ सबका विकास जो है, देखिए सबका प्रयास, यहाँ पर इनका पेज ओपन हो चुका है जिनका इनने नारा दिए हैं। आधार कार्ड प्राप्त करने, देखिए आधार कार्ड भारत के प्रत्येक नागरिकों के लिए है। यहाँ पर आप पूरे की पूरी नियमावली इसको पढ़ सकते हैं। आधार क्या है, आधार परिवहन व्यवस्था क्या है, मुद्रित आधार क्या है, ऐसी तमाम प्रकार की चीजों का आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। तो ये उसका पेज है। अगर जिसके पास इसकी ID पासवर्ड होता है वो इसको यहाँ से लॉगिन कर लेता है, लॉगिन करके पूरा का पूरा कार्य यहाँ से वो कर सकता है। आपको यहाँ ध्यान देना है। उसके पश्चात हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने पेज पर। तो अभी बात करने वाले हम लोग उमंग ऐप के बारे में। किसके बारे में, कि उमंग ऐप क्या होता है, उमंग ऐप हम लोग कैसे चलाते हैं। तो दोस्तों मैं सबसे पहले आपसे कहना चाहूंगा कि अगर आपने अपने मोबाइल में अब तक अगर उमंग एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है तो सबसे पहले आप उमंग एप्लीकेशन को अपने फोन पर क्या कीजिए, डाउनलोड कीजिए। जब अगर आप उमंग एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे तो ही इसके बारे में आपको पता चलेगा कि उमंग एप्लीकेशन है क्या और इसको कैसे कार्य करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि सबसे पहले उमंग एप्लीकेशन के बारे में तो आपने सुना नहीं होगा। तो ध्यान देना कि ये जो है यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज जो गवर्नेंस है, कुल मिला करके इस प्रकार का क्या होता है, इस उमंग का पूरा नाम होता है यूनिक मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। उमंग का पूरा नाम क्या होता है, तो यूनिक, देखिए यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस होता है। और ये ऐप जो है प्रधानमंत्री के द्वारा लॉन्च किया गया है,
ठीक है। सन 2014 में ऐप को लॉन्च किया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, और इसका उद्देश्य ये है कि डिजिटल इंडिया जो है, डिजिटल इंडिया कार्यक्रम जो है हमारा, वो उमंग की मदद से हमारा पूरा का पूरा जो देश है वो डिजिटल हो जाएगा। यानी कि हमारा जो देश है पूरा कैसे हो जाएगा, डिजिटल हो जाएगा। और हम आपको ये भी बता देते हैं, ध्यान देना कि कुछ दिन पहले इसको लॉन्च किया गया है, और लगभग अभी की कंडीशन में जो बात करते हैं तो 162 से भी ज्यादा सर्विस आपको इसमें मिल रही है। यानी 162 का मतलब ये है कि इतनी सारी सेवाएं या इतनी प्रकार की सुविधाएं इसके लिए आपके लिए क्या करवाई गई है, मुहिम करवाई गई है। आपको याद रखना है इस उमंग ऐप के द्वारा, उमंग एप्लीकेशन के द्वारा। उसके पश्चात इसमें उमंग ऐप दोनों ने मिलाकर क्या किया, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कि MEIT और आपका नेशनल ऑफ ई गवर्नेंस डिवीजन जो है, ये दोनों ने मिलकर के क्या बनाया है, उमंग ऐप को बनाया है। तो इन्होंने अब इसको लॉन्च किया था, तो सबसे पहले क्या है कि ये उनके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। उमंग ऐप के अंदर आपको केंद्र सरकार और राज्य सरकार की तमाम प्रकार की पूरी सर्विस देखने को मिलेंगी, या फिर आप अगर सरकारी एजेंसियों से संबंधित बहुत सारी जितनी भी सेवाएं हैं उन सभी की सभी सेवाओं का आप क्या उठा सकते हैं, लाभ उठा सकते हैं। ध्यान दीजिएगा। और क्योंकि इसके अंदर जो होती है बहुत सारी सरकारी सेवाओं का इस्तेमाल भी किया गया है, डिजिटल इंडिया की सारी सेवाएं जो है, जितनी भी प्रकार की सुविधाएं जो है वो पूरी सुविधाएं इसी ऐप के अंतर्गत डाला गया है। तो सबसे पहले आपको इस ऐप को तो अपने मोबाइल में इंस्टॉल करेंगे। ध्यान दीजिएगा, मैंने इसकी प्रोसेसिंग आपको पूरी बताते जा रहा हूँ, आपको कैसे करना मैं बता दूंगा अभी आपको। तो ये ऐप जो है हमारे देश के लोगों को देखते हुए बनाया गया है, क्योंकि हमारे देश के जो आम आदमी के लिए इस एप्लीकेशन पर का पूरा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इस एप्लीकेशन को बनाने के लिए हमारे पास इसकी जरूरत कहीं पर भी पड़ सकती है। अगर हमको किसी प्रकार का कोई भुगतान करना है तो हम इससे कर सकते हैं। किसी राशि इसके अंदर अगर कोई मतलब इसके अंदर दे सकते, कोई राशि को अगर जमा करना है तो किसी भी काम को करवाने के लिए एक बहुत बढ़िया मतलब कि एक अच्छा एप्लीकेशन के रूप में उभर करके सामने आया है। बहुत अच्छी सर्विस आपको इसमें मिलेगी, ध्यान दीजिएगा। और आपको किसी प्रकार से आप कोई चीज़ का अगर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो तमाम प्रकार के इस्तेमाल के लिए ये एप्लीकेशन बहुत ही अच्छा बनाया गया, बहुत ज़्यादा मतलब कि यूजफुल एप्लीकेशंस जो है भारत सरकार के द्वारा नागरिकों के लिए क्या किया गया है, लॉन्च किया गया है। यहाँ पर आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। उसके पश्चात यहाँ ध्यान देना, आपको जो अगला होता है यहाँ पर देखिए, जिसके अंतर्गत देखिए CBSE परिणाम आप देख सकते हैं। उसके पश्चात आप टैक्स का भुगतान कर सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस देख सकते हैं, मतलब आपको बनवाना है तो। उसके पश्चात ठीक है, फिर यहाँ पर आपका कॉलेजों के फॉर्म हो गए। उसके पश्चात पेंशन हो गया, किसानों की सुविधा, उसके पासपोर्ट से सेवाएं जो है, उसके पश्चात आधार कार्ड, बिजली बिल, प्रधानमंत्री कौशल बीमा योजना या कौशल विकास योजना, और प्रधानमंत्री जो है आपका पैन कार्ड, फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री आवास विकास योजना, ऐसे तमाम प्रकार के जो कार्य हैं वो हम इस उमंग एप्लीकेशन की सहायता से, उमंग ऐप के द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। उसके पश्चात मैं बताऊंगा कि आपको उमंग ऐप के अंदर आप पा सकते हैं, इसका इस्तेमाल करके घर बैठे बैठे आप बहुत सारे काम कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो है 10 से भी ज्यादा भाषाएं डाली गई है, आपको याद रखना है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो 10 से भी ज्यादा इसके अंदर भाषाएं हैं, और इस ऐप को आप एंड्रॉइड फोन हो गया या फिर आप डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम या विंडोज किसी पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ध्यान देना। और अभी वर्तमान में सबसे ज्यादा इसका ही क्या किया जा रहा है, इस्तेमाल किया जा रहा है। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही मतलब कि यूनिक एप्लीकेशन के रूप में उभर करके क्या आया है, सामने आया है। आपको बिल्कुल याद रखना, भूलना नहीं है। उसके पश्चात दोस्तों इसको इस्तेमाल कैसे करते हैं, उमंग एप्लीकेशन को कैसे इस्तेमाल करेंगे, मैं आपको बताना चाहता हूं कि सबसे पहले आपको क्या करना है, ऊपर उमंग ऐप के बारे में जैसे मैंने आपको बताया हूं, तो वो जो है सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने मोबाइल फोन के गूगल स्टोर पर जाइए, गूगल प्ले स्टोर पे, और वहां जाने के पश्चात सबसे पहले आप इसको डाउनलोड कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले आपको इसको क्या करना पड़ेगा, डाउनलोड करना पड़ेगा। जब आप इसको डाउनलोड करेंगे उसके पश्चात गूगल प्ले स्टोर के पश्चात आप टाइप करना है, वहाँ सबसे अच्छा ऊपर ही आपको मिल जाएगा। फिर उमंग ऐप को डाउनलोड करके आपको क्या करना पड़ेगा, इंस्टॉल करना पड़ेगा। अब जैसे आप इंस्टॉल करेंगे तो सबसे पहले कुछ इस प्रकार का पेज खुलेगा, देखिए हिंदी इंग्लिश आपको सेट करने बोलेगा, आप यहाँ से डिफॉल्ट लैंग्वेज अपनी सेट करेंगे। उसके पश्चात आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, फिर नीचे आपको आई एग्री बटन पर क्लिक करना है, फिर अगला पर यहाँ क्लिक करना है, उसके पश्चात लॉगिन पर क्लिक करना है या पंजीयन पर क्लिक करना है। उसके पश्चात आपने जैसे पूरा सिलेक्ट करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। चेकबॉक्स आप ऑन कर लेंगे, फिर 4 अंकों का आपको एक पिन सेट करने बोलेगा कि 4 अंकों का पिन सेट। सबसे पहले उससे पहले आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा। उसके पश्चात OTP आएगी, उस OTP में अगला पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके पास ये क्या करेगा, प्रश्न पूछेगा, जैसे आपके राज्य का नाम, डिस्ट्रिक्ट का नाम, जनपद, पंचायत, ये सब पूछेगा। यहाँ पर आपको पूरा भरना है, और भरने के पश्चात आप जैसे ही इसको लॉगिन करके खोल देंगे तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, खुल जाएगा, और खुल के आप इसमें सरकार के तमाम प्रकार की सेवाओं को देख सकते हैं। चलिए यहाँ पर हम गूगल पर देखने की कोशिश करते हैं कि गूगल में है क्या, होगा ही उमंग ऐप।
ठीक है। देखिए मैं यहाँ से उमंग ऐप पर क्लिक कर दिया हूँ। देखो वन मैनी गवर्नेंस की वेबसाइट है पूरी की पूरी, और यहाँ पर आप देख सकते हैं उमंग वन ऐप, ये मैं आ चुका हूँ। देखो अभी उमंग ऐप के ऊपर मैं यहाँ पर आ चुका हूँ, और ये है अबाउट उमंग की वेबसाइट्स। देखिए यहाँ पर सर्विस की बात करते तो 21,624 सर्विसेज से यहाँ पर टोटल ध्यान दीजिएगा। बिल पेमेंट की बात करते तो 20,318 बिल, स्टॉक की बात करते 664। अब ये पूरा का पूरा यहाँ पर आपके सामने पेज ओपन हो चुका है। यहाँ पर जाकर के आप देखेंगे ऑल सर्विस देख सकते हैं, यहाँ ऑल डॉक्यूमेंट देख सकते हैं। पेन हो गया, देखिए मैंने अभी आपको बताया था आधार, ड्राइविंग लाइसेंस। उसके पश्चात फिर आपका इस साइड आएंगे तो ट्रांजेक्शन हो गया, बिल एप्लीकेशंस, उसके पश्चात स्टेटस, ऐसे तमाम प्रकार के बारे में देखिए यहाँ पर पूरी जानकारी जो है उमंग एप्लीकेशन के बारे में, हेल्थ से लेकर के, स्टूडेंट से लेकर के, फार्मर से लेकर के, यूथ से लेकर के, ऐसे तमाम ट्रांसपोर्ट से लेकर के कोई भी चीज़ हो, यहाँ पर आप पूरा का पूरा चीज़ इस उमंग ऐप की सहायता से देख सकते हैं। उमंग एप्लीकेशन की सहायता से हम सारा का सारा काम कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, ये सब चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, इनको आपको बिल्कुल ध्यान देना है। अगर आप इनको ध्यान नहीं देंगे तो आपको क्वेश्चंस जो मैं आप करवा रहा हूँ ये आपको समझ में नहीं आएंगे। तो आपको बिल्कुल ही ध्यान देना है यहाँ पर हम किस प्रकार से इनका उपयोग करने वाले हैं। उसके पश्चात दोस्तों हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। आगे आप बढ़ेंगे इस उमंग एप्लीकेशन के बाद अब बात आती है किसकी, डिजिटल लॉकर या डिजी लॉकर की। चलिए ये डिजिटल लॉकर या डिजी लॉकर क्या होता है ध्यान दीजिएगा। तो डिजी लॉकर या डिजिटल लॉकर की बात करते हैं तो भारत के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी जो इच्छाएं हैं, ठीक है, डिजिटल इंडिया कार्यक्रम जो है उसका अहम हिस्सा ध्यान देना। और इसके अंतर्गत मतलब डिजिटल लॉकर जो है शाब्दिक अर्थ की अगर बात करते हैं तो शाब्दिक अर्थ इसका क्या होता है, वो होता है अंकीय तिजोरी। इसका अर्थ क्या होता है, अंकीय तिजोरी। अब अंकीय तिजोरी मतलब क्या, तो इलेक्ट्रॉनिक तिजोरी यानी कि कुल मिलाकर के कोई भी दस्तावेज की छाया प्रति को सुरक्षित रखने के जो काम आती है वो क्या कहलाती है, आपकी अंकीय तिजोरी। और भारत सरकार के संचार और आईटी मंत्रालय के द्वारा जो रहता है प्रबंधित इस वेबसाइट पर आधारित जो सेवाएं हैं, सेवाओं के जरिए उपयोगकर्ता जैसे जन्म प्रमाण पत्र हो गया, पासपोर्ट हो गया, शैक्षणिक प्रमाण पत्र, ऐसे तमाम प्रकार के जो अहम दस्तावेज हैं उन पूरे दस्तावेजों को क्या कर लिया जाता है, इंटरनेट पर अपलोड करके रखा जाता है। इंटरनेट पर इनको सुरक्षित करके रखा जाता है। तो वही जो जहाँ पर इनको सुरक्षित करके रखते हैं उसको क्या बोलते हैं, डिजिटल लॉकर या फिर डिजिटल लाइब्रेरी बोला सॉरी डिजिटल मतलब कि लॉकर या डिजी लॉकर के नाम से उसको जानते हैं, ताकि इनमें किसी प्रकार से आपके डॉक्यूमेंट जो है वो सुरक्षित रहे, डॉक्यूमेंट को किसी प्रकार से चोरी होने का कोई खतरा नहीं होता, ध्यान देना। डिजिटल लॉकर खोलने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, डिजिटल लॉकर की वेबसाइट पर जाकर के आपको एक खाता बनाना पड़ेगा, और पंजीयन करने के लिए आपको उसके मुख्य पृष्ठ पर रजिस्टर्ड नामक विकल्प पर क्लिक करना होगा। चलिए अभी मैं आपको बताता हूँ किस प्रकार से हम लोग यहाँ पर इसका उपयोग करेंगे। और जैसे आप उसके नए पृष्ठ पर जाएंगे तो आपको आधार कार्ड नंबर डालने के लिए बोलता है। तो जब आप आधार कार्ड नंबर डालेंगे तो उसके पश्चात आपको ओटीपी आएगा। ओटीपी के पश्चात आपको वहाँ पर लॉगिन करने के लिए एक अंगूठे का निशान लगाने बोलेगा या उंगली का निशान लगाने बोलता है। तो लॉगिन होने के पश्चात आपकी जितनी भी सूचना मांगी जाती है हम पूरी सूचनाएं जो है वो डिजिटल लॉकर को क्या कर देते हैं, दे देते हैं, ताकि लॉगिन होने के पश्चात जो भी हमारी जो इन्फॉर्मेशन है वो जितनी जानकारी हम वहाँ स्टोर करके रखना चाहते हैं वहां पर आप उन जानकारियों को स्टोर करके रख सकते हैं। सुविधाओं की बात करते हैं तो डिजिटल लॉकर की सबसे बड़ी सुविधा है कि उपयोगकर्ता कहीं से भी और कभी भी अपने दस्तावेजों को जमा कर सकता है, निःशुल्क सुरक्षित रख सकते हैं। क्योंकि किसी भी सरकारी काम जहां पर अगर दस्तावेजों की अगर प्रामाणिकता की आवश्यकता अगर पड़ती है तो वहां पर मूल प्रति या फिर उसकी छाया प्रति देने के बजाय हम क्या करेंगे, अपने डिजिटल लॉकर का URL उनको दे देंगे। जैसे आप अपने मोबाइल फोन में ड्राइव की बात करते हैं, आप अपने मोबाइल के ड्राइव की बात करेंगे तो आप अपने ड्राइव पर जाकर के इसको स्टोर करके रख सकते हैं। गूगल ड्राइव पर जाकर के अपने डॉक्यूमेंट को सेव करके रखते हैं। सेम उसी प्रकार का डिजिटल लॉकर होता है जिसकी सहायता से हम अपनी जानकारी को सेव करके रख सकते हैं, ध्यान देना। उसके पश्चात अभी बात करने वाले हैं हम लोग डिजिटल लॉकर। देखिए यहाँ पर मैं जाकर के क्लिक कर देता हूँ डिजी लॉकर, ठीक है। चलिए देखिए डिजी लॉकर की बात करते हैं, इंटर मैंने किया। देखो डिजी लॉकर इन यहाँ पर इसकी पूरी जो है साइट्स ये मैंने खोल लिया हूँ डिजी लॉकर की। आप देखेंगे यहाँ पर डिजी लॉकर के बारे में, तो देखिए डिजी लॉकर की साइट पर हम लोग आ चुके हैं। अब देखिए यहाँ पर रजिस्टर्ड यूर सेल्फ लिखा हुआ है, यहाँ पर वेरीफाई यूर सेल्फ और उसके पश्चात विच यूर डाउनलोड। तो देखेंगे सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्लिक कर लेंगे। अगर रजिस्टर्ड यूर अगर क्लिक करेंगे फिंगरप्रिंट की सहायता से हमारे पास बायोमेट्रिक अभी वर्तमान में बात करेंगे तो देखिए 80.64 मिलियन लोग लगभग इसका क्या कर रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं। और 4.52 बिलियन लोगों ने क्या किया है, इसको इश्यूड डॉक्यूमेंट यानी कि इस पर अपलोड करके रखे हुए हैं। तो यहाँ इस प्रकार से इसकी वेबसाइट्स होती है, यहाँ पर आपको ध्यान देना है।
देखिए ऊपर यहाँ लिखा हुआ है साइन इन और यहाँ दिया है साइन अप। साइन इन पर क्लिक करके हम लोग लॉगिन कर सकते हैं अगर हमारी आईडी पहले से बनी हुई है। तो और साइन अप पर आप अगर क्लिक करेंगे तो आपके लिए साइन अप का डायलॉग बॉक्स देखिए ओपन हो गया है। ऊपर डिजी लॉकर दिख रहा है आपको, पूरा का पूरा फॉर्म यहाँ पर खुल चुका है। क्रिएटिंग अकाउंटिंग इज फर्स्ट एंड इजी, यहाँ पर आपको क्लिक करेंगे पूरा का पूरा काम आप यहाँ से कर सकते हैं। डिजिटल लॉकर कैसे बनाएंगे यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर नाम लिखेंगे, डेट ऑफ बर्थ डालो पूरा पूरा, यहाँ मोबाइल नंबर 6 डिजिट का आपको सिक्योरिटी कोड, ईमेल आईडी, आधार कार्ड नंबर यहाँ डालेंगे और इसको सबमिट कर देंगे। जैसे ही आप इसको सबमिट करेंगे आपका अकाउंट जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। और जब आपका अकाउंट यहाँ पर तैयार हो जाएगा डिजिटल लॉकर का, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पूरा का पूरा जो आपकी यहाँ पर संख्याएं हैं, ठीक है, पूरा का पूरा अगर बात करेंगे हम लोग तो यहाँ पर आपका जितना भी जो डेटा है उसको पूरा आप यहाँ डाल करके रख सकते हैं। तो ये होता है आपका डिजी लॉकर। तो आप देख सकते हैं डिजी लॉकर की वेबसाइट्स पर हम लोग हैं। डिजी लॉकर की वेबसाइट पर आपको किस प्रकार से कार्य करना है यहाँ पे मैंने आपको बताया। अभी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो मुझे कमेंट करके आप जरूर बताएंगे। लाइव कमेंट ऑन है, आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। उसके पश्चात देखेंगे यहाँ पर आपका बहुत सारा डेटा यहाँ पे बना हुआ है। देखेंगे यहाँ पे देखिए ये आपका अलग अलग राज्यों के लिए यहाँ पर अलग अलग प्रकार से सुविधाएं दी हुई है। यहाँ पर आप चलकर देखिए, इस पर आप क्लिक करके देखेंगे मध्य प्रदेश के लिए भी यहाँ पर सुविधाएं बनी हुई है। यहाँ पे मध्य प्रदेश में भी आप जाएंगे आगे चल करके तो हमारे मध्य प्रदेश देखिए यहाँ पे मध्य प्रदेश का सिंबल्स है, दिख रहा है सभी को। मध्य प्रदेश की साइट पर क्लिक करो आप और मध्य प्रदेश में आकर के आप देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर आपको दिखा रहा है। उसके पास सबसे पहले आपको देखिए सीपीसीटी मैपिंग, उसके पश्चात आपको यहाँ मध्य प्रदेश की जितने भी चीजें हमारे बारे में, ई डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश, सब कुछ यहाँ पर आपको दिखा रहा है। तो यहाँ पे आप किसी पर भी क्लिक करके क्या कर सकते हैं, डिजिटल लॉकर का निर्माण कर सकते हैं। ये होता है डिजिटल लॉकर या डिजिटल लाइब्रेरी। उसके पश्चात डिजिटल लाइब्रेरी क्या होती है, अब आप ध्यान दीजिएगा। डिजिटल लाइब्रेरी की अगर हम लोग बात करते हैं तो डिजिटल लाइब्रेरी एक प्रकार का पुस्तकालय होती है। क्या होती है, एक प्रकार का पुस्तकालय जिसमें डेटा को जो रहता है विभिन्न डिजिटल स्वरूप जैसे कि प्रिंट, माइक्रोफोन या फिर तमाम प्रकार के मीडिया के विपरीत में स्टोर किया जाता है। कंप्यूटर द्वारा एक्सेस किया भी जा सकता है। कंटेंट को स्थानीय रूप से इसमें स्टोर किया जाता है क्योंकि दूरस्थ रूप से अगर एक्सेस अगर इसको किया जा सकता है क्योंकि, और ध्यान देना है डिजिटल लाइब्रेरी शब्द की जो शुरुआत है सबसे पहले 1994 में की गई थी। कब की गई थी भैया, 1994 में की गई थी। और ये एनएसएफ, उसके बाद डरपा, नासा इत्यादि जो डिजिटल लाइब्रेरी इनिवेटिव द्वारा ये लोकप्रिय माना गया। और ये जो है अभी नए नए जो आपके एप्पल जो नए जो ऐप आ रहे हैं ना, जैसे नए मोबाइल से आपके पूरे के पूरे जो है उनमें सभी रूप से ये डिजिटल इंडिया का कार्यक्रम चूंकि चलता जा रहा है और इन योजनाओं को जो है उनमें लेकर के आते जा रहे हैं ताकि लोगों को जो है वो बहुत कम समय में अधिक से अधिक जानकारी क्या हो सके, प्राप्त हो सके। जैसे डिजिटल लॉकर हो गया, डिजिटल पेमेंट, डिजिटल सिग्नेचर आदि। अब सरकार के सामने क्या है, एक नई नई सर्विस लेकर के आ रहे हैं। इसके माध्यम से पूरा का पूरा डेटा को क्या कर लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं। पूरा डेटा को एक जगह व्यवस्थित करके रखने का कार्य करने लगते हैं। आपको ध्यान देना है। पुनर्प्राप्त करने के लिए विशेष रूप से इनको भेजा जाता है क्योंकि संग्रह सूचना बनाती है और दूर से स्टोर होने पर डिजिटल लाइब्रेरी में कंटेंट को क्या कर देती है, स्थानीय रूप से स्टोर करने लगते हैं। और जब ये स्थानीय रूप से स्टोर करेंगे तो डिजिटल लाइब्रेरी में डिजिटल रिसोर्स के अंदर एक संग्रह हो जाता है जिसमें डिजिटल रूप से मौजूद जो भी तमाम प्रकार की सामग्री है वो आपको यहीं पर पूरा का पूरा दिखाएगा। अब इसके फायदे क्या क्या है देखेंगे डिजिटल लाइब्रेरी के। तो इसके फायदे ये हैं कि लाइब्रेरी, डिजिटल लाइब्रेरी एक विशेष स्थान तक के सीमित नहीं है क्योंकि उपयोगकर्ता इंटरनेट का उपयोग करके अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर कहीं से भी अपनी जानकारी प्राप्त कर सकता है। ध्यान दीजिएगा, डिजिटल लाइब्रेरी में उपयोगकर्ता को फिजिकल रूप से लाइब्रेरी में जाने की तो आवश्यकता ही नहीं है। वो क्या कर सकता है, ऑनलाइन बैठे बैठे कहीं से भी अपना डेटा को डाउनलोड कर सकता है। डिजिटल लाइब्रेरी को कोई भी व्यक्ति जो है वो दिन के 24 घंटे, दिन के 365 दिन पूरा पूरा भी एक्सेस कर सकता है। एक ही समय पर इसमें कई सारे उपयोगकर्ता एक साथ उपयोग कर लेते हैं। डिजिटल लाइब्रेरी में अधिक तरीके से सूचनाओं को एकत्रित किया जाता है तो कोई भी व्यक्ति आसानी से इन तक की पूरी सूचनाओं को प्रदान कर लेता है या पढ़ सकता है। यानी अगर हमें एक ऐसा कह सकते हैं कि एक कैटलॉग में किसी पुस्तक तक क्या पूरे अध्याय तक यहाँ आसानी से आप पहुंच सकते हैं। इस प्रकार के तमाम प्रकार के यहाँ पे फायदे दिए हुए हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट करके भी पढ़ सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप इसको पढ़ लीजिएगा। एक डिजिटल लाइब्रेरी को बनाए रखने की जो लागत है वो पारंपरिक लाइब्रेरी की तुलना में जो है वो बहुत कम होती है क्योंकि पारंपरिक पुस्तकालय को कर्मचारी के लिए भुगतान करने और पुस्तक के रखरखाव, किराए या फिर पुस्तक के लिए बड़ी रकम खर्चा करना पड़ता है। लेकिन डिजिटल लाइब्रेरी में ये सब चीजें नहीं होती, इन सब चीज की आवश्यकता नहीं होती। अब बात करते हैं डिजिटल लाइब्रेरी के नुकसान की कि डिजिटल लाइब्रेरी के नुकसान क्या क्या हो सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, पहला तो रहता है कॉपीराइट। कॉपीराइट का मतलब क्या होता है कि अगर मान लीजिए किसी का कंटेंट किसी के कंटेंट से अगर मैच हो गया तो उस पर लेखकों की विचार सामग्री अगर स्वीकृति के बिना अगर एक दूसरे को स्वतंत्र रूप से अगर वो हस्तांतरित अगर की जा सकती है तो इसलिए मतलब कॉपीराइट का खतरा रहता है। ठीक है, कि कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति की सूचनाओं को उड़ा करके अपनी सूचनाओं के नाम से प्रकाशित कर सकता है। पहुंच की गति, मान लो अगर एक से अधिक कंप्यूटर्स इंटरनेट से जुड़े हुए हैं तो पहुंच की गति क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यदि नई तकनीक अगर सम्मिलित अगर समस्या करने के लिए विकसित नहीं होगी तो निकट भविष्य में इंटरनेट त्रुटि संदेश से क्या हो सकता है, भरा हो सकता है। आपको ध्यान देना है। अब पारंपरिक लागत अधिक है इसमें,
ठीक है। क्या है इसमें, पारंपरिक लागत भी आपको अधिक लगेगी। पारंपरिक लागत की अगर बात करेंगे, जैसे पहुंच की अगर गति की बात करते हैं, वो तो मैंने आपको बताया, पारंपरिक लागत इसमें अधिक लगेगी, क्योंकि डिजिटल लाइब्रेरी को बुनियादी सुविधाओं की लागत यानी कि हार्डवेयर सॉफ्टवेयर की लागत, पट्टे पर संचार सर्किट आमतौर पर बहुत ज़्यादा होता है, बहुत अधिक खर्चा इसमें आ जाता है। बैंड की चौड़ाई की बात करते हैं तो मल्टीमीडिया जो है आपका रिसोर्स में हस्तांतरण के लिए उच्च बैंड की इसको आवश्यकता पड़ेगी, और इसके लिए अधिक से बैंड की चौड़ाई दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है, तो इसकी भी ये भी एक क्या है आपका नुकसान वाली बात है। ऐसे तमाम प्रकार के पर्यावरण की बात करते हैं तो डिजिटल पुस्तकालय की अगर बात करेंगे तो इसके माध्यम से पुस्तकालय वातावरण को पुनः पेश नहीं कर सकते, क्योंकि कई लोग कंप्यूटर स्क्रीन पर पढ़ने की सामग्री की तुलना में पढ़ने के लिए मुद्रित सामग्री पढ़ना उनको आसान लगता है कि कंप्यूटर में पढ़ने से अच्छा अगर एक किताब होती तो हम उसको ज़्यादा अच्छे तरीके से पढ़ सकते। ऐसा मतलब लोग क्या करते हैं, सोचते हैं। इस प्रकार का ये पूरा का पूरा सिस्टम आपका हो जाता है डिजिटल लाइब्रेरी का। और जो मैंने आपको टोटल चीज़ें यहाँ पर आपको बताया हूँ, टोटल चीज़ें जो आपको तैयार करवाया हूँ, इसको आपको बिल्कुल बेसिकली तरीके से याद रखना है। अभी हम बात करने वाले हैं कि समाधान पोर्टल क्या होता है, और यहाँ पर मुख्यमंत्री हेल्पलाइन क्या है, और आपको मेरी सरकार मेरी गवर्नमेंट माय गवर्नमेंट क्या होता है, इसके बारे में आपको कल पढ़ाऊंगा। आपको बिल्कुल ध्यान देना है। जो भी जानकारी अगर आपको समझ में नहीं आ रही होगी प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए आप सभी लोग बने रहिए रोहित स्टडी हब के साथ।